Welcome students, welcome to this quickly. Now we will do this particular important अमेंडमेंट वाली लेक्चर होगी ये, जिसमें नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो अमेंडमेंट पूछा गया है वो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर्स में तो मैंने पूरा नॉन रेसिडेंट आपको करवा दिया था। आपको जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के एक बहुत बेहतरीन रिवीजन लेक्चर का मैंने लिंक आपको दे रखा था डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपने नोटिस किया होगा। तो इंश्योर करना स्टूडेंट्स प्लीज़ वो देख लें आप लोग, और प्राइमरी जो इंस्ट्रक्शन बोला गया था कि वो लिंक करके आप बस आपको एक कोड डालना होगा CADS, वो यूट्यूब वो अपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जो आप डाउनलोड कर लें पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उसमें बस वो कोड डाल देना और वो वीडियो चल जाएगा। CADS कोड होगा, CADS वो कोड होगा, तो जो पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने डाला था वो। अब एक अमेंडमेंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, और प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, इसी अमेंडमेंट्स पे ज़्यादा फोकस एग्जामिनेशन में होगा। कहाँ पे किया सकता है? इंटीग्रेटेड केस स्टडी में भी किया सकता है। इनफैक्ट हमने स्टूडेंट्स क्या है, इसके अमेंडमेंट्स के सारे MCQs भी बनाए थे। 1 मार्च और 2 मार्च को मैंने ये लेक्चर लिया था। आप अगर चाहो स्टूडेंट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे CA दुर्गेश सिंह, टेलीग्राम चैनल CA दुर्गेश सिंह, वहाँ पे आपको क्या है 27 फरवरी के, वहाँ पे आपको 26 से 27 फरवरी को आपको वो PDF फाइल मिल जाएगा विच इज़ अमेंडमेंट बेस्ड। जो अमेंडमेंट पे मैंने MCQ और इंटीग्रेटेड केस स्टडी रखे हैं, और उसकी क्लास की लिंक भी मैंने दे रखी है उसी फाइल में। क्लिक करना, वही प्रोसीजर है, आपको कर लेना। ये काफ़ी क्रिटिकल होगा इमीडिएटली आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। चलो जल्दी से स्टूडेंट्स ये कंप्लीट अप करेंगे। इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको बताया गया है अमेंडमेंट जो है, तो ये तो सबको आइडिया है स्टूडेंट्स की सो फार एज इंडिविजुअल इज कंसर्न। इनको जो बेसिक टेस्ट है आपको तो पता ही है कि इनके लिए बेसिक टेस्ट क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिक टेस्ट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वालों के लिए है, जो आपको आइडिया होगा कि अगर वो रेसिडेंट अगर उनको बनना है तो 2 में से कोई भी एक बेसिक टेस्ट उनको सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में वो रेसिडेंट बनना है, अगर वो बनेंगे तो देयर इज द बेसिक टेस्ट जो आपको पता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो कौन सी बेसिक टेस्ट है स्टूडेंट्स? 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इजंट इट? 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये देखो जो पॉइंट है यहाँ पे देखो सेक्शन 6 में। अच्छा बाय द वे आप बोलोगे सर कौन से चार्ट नंबर पे आप चल रहे हो, तो ये चार्ट नंबर 124 है, चार्ट नंबर 124 है, ठीक है ना। अब इसमें नोटिस करना स्टूडेंट्स क्या बताया गया है। सो इफ यू सी ओवर हियर वेरी केयरफुली, सेक्शन 6 में what they have said is that in this context, as per section 6 herein, an individual is said to be resident in India in any of the previous year if he is, वही है, या तो 182 days या उससे अबाव क्या होना चाहिए, उसकी स्टे होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर प्राइमरी उसकी स्टे 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, एंड द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसकी होनी चाहिए मिनिमम 365 डेज, मिनिमम 365 डेज। तो इसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर देना है, वो बन जाएगा रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा अब क्या है ना, कुछ एक्सप्लेनेशन के तहत स्टूडेंट देयर आर एक्सप्लेनेशन, और वो एक्सप्लेनेशन के तहत क्या हो जाता है कि इसके 60 डेज को रिप्लेस कर दी जाती है विद 182 डेज। अच्छा जैसे ये 60 डेज स्टूडेंट्स रिप्लेस होता है अगर 182 डेज से, ध्यान से सुनो, जैसे 60 डेज को रिप्लेस अगर आप करोगे विद 182 डेज, बाय डिफॉल्ट, आप बोलोगे बाय डिफॉल्ट क्या? बाय डिफॉल्ट आपका ये जो सेकंड बेसिक टेस्ट है वो रिडंडेंट हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे रिडंडेंट होगा? अरे भाई जब 182 डेज हो गया है तो वो तो पहले वाले बेसिक कंडीशन में सेटिस्फाई कर देगा अपने आप को, isn't it? सो इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जैसे 60 डेज अगर रिप्लेस होती है 182 डेज से, तो सेकंड बेसिक कंडीशन रिडंडेंट हो जाएंगी, और फिर बाय डिफॉल्ट क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन जो है 182 डेज की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो मिनिमम स्टे है 182 डेज की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वही आपको देखनी है। तो किस सिचुएशन में ये एप्लीकेबल होगा उसे देखते हैं। तो बोला गया है आपको कि इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि कौन है, सिटीजन है इंडिया के, सिटीजन हो स्टूडेंट्स, आप भी जॉब लग गई है आपकी, मुबारक हो CA बनने के बाद,
कहाँ लगेगी जॉब? सिंगापुर में जाके जा रहे हो आप। तो ऐसे सिचुएशन में आप इंडिया के सिटीजन हो, पासपोर्ट तो तभी इंडिया का ही है ना आपका, तो बस बात खत्म। सिटीजन हो आप इंडिया के, जा रहे हो हमें छोड़ के, कहाँ पे? सिंगापुर। क्यों? वजह क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। देखो दो रीजन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन फोकस तो मैं इस पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्योंकि आपको रिवाइज करना है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये दो सिचुएशन है। हु लीव्स इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, पहला केस है एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, ये वाले पर्टिकुलर उसको पहला पॉइंट डाल दो, और सेकंड पॉइंट है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर ऐसा केस है, अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो फिर उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपका जो 182 डेज का जो बेसिक टेस्ट, 60 डेज का जो बेसिक कंडीशन है वो रिप्लेस हो जाएगा विद 182 डेज के बेसिक कंडीशन के साथ। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखो कि पॉइंट नंबर बी में ये अब थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पर दो लोगों के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो इंडिया आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये किसके लिए एप्लीकेबल करवाया गया है? देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप बोलोगे सर ऊपर तो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया था, नीचे ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को क्यों जोड़ा जा रहा है? तो आप भी लगा लो कॉमन सेंस। आप चले गए सिंगापुर और फिर 3-4 साल क्या रह गए कि बस आपने इंडिया की सिटीजनशिप त्याग दी और वहां की सिटीजनशिप आपने ले ली। तो ऐसे हालात में अब आपका दर्जा क्या होगा? आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। So you are either a citizen of India or a person of Indian origin, primarily within the meaning of this, who being outside India comes to visit to India. आ रहे हो किस पर्पस के लिए? Comes to a visit in India in any previous year. तो इसको भी बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो जो जो रेलिवेंट क्राइटेरिया है ना वो सिंप्लीफाई करने के लिए बॉक्स में डाला जा रहा है। Comes on a visit to India in this particular previous year. तो उस सिचुएशन में the provision of clause number C, अच्छा स्टूडेंट्स इसको जो बी है ना इसको क्लॉज सी आप कर दे, ऊपर है ना 6 वाला जो है ना, ए एंड बी डाल दिया ऊपर, वो एक्चुअली ए एंड सी है, बी डिलीटेड है एक्ट में। अगर आप देखोगे तो एक्ट में अल्टीमेटली बी डिलीट है, तो इस वजह से वो ऐसी गलती, वो कंफ्यूजन ना रहे, तो ये जो बी है इसको निकाल के इसको सी कर दो आप। तो द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज सी शैल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट ईयर एज ए फॉर द वर्ड 60 डेज। फिर वही बात, वहां पर भी विजिट के लिए आओगे तो आपका 182 दिन ही देखा जाएगा, मतलब कि सेकंड बेसिक कंडीशन धराशायी होगी। अच्छा इसमें देखो दो चीजें हैं, तो इन दिस केस तो द प्रोविजन ऑफ क्लॉज सी शैल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट ईयर एज इफ व्हाट, एज इफ, आइए इसके दो सिचुएशन लिखेंगे आप लोग। एज इफ, students be careful, for this word 60 days occurring therein the word 182 days has been substituted। ये है आपका सिचुएशन नंबर 1, एंड ये तो पहले से ही है, एंड इन द केस ऑफ सच पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम। सच पर्सन का मतलब है वही है सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहे हैं। ये सच पर्सन का मतलब क्या है, जरा एक बार फिर से नीचे या बल दे के लिख दीजिए, ऊपर वापस से लिखेंगे आप लोग। सच पर्सन का मतलब क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन इंडिया फॉर विजिट पर्पज। सिटीजन ऑफ इंडिया मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में आ रहे हैं किसके लिए? फॉर विजिट पर्पज, ठीक है। So, and in case of such person having total income other than the income from foreign source exceeding rupees 15 lakhs rupees during the previous year, for the word 60 days occurring therein, the word 120 days has been substituted। तो 60 को आप रिप्लेस कर दोगे किसके साथ? विथ 120 डेज। अब मुझे आप बताओ स्टूडेंट, अगर ये 60, ये जो, अच्छा ये हम लोग देखेंगे इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ये एक फ्रेज है, एक क्या है? फ्रेज है। इस फ्रेज को अगर हो सके तो हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर तो रखते हो आप, तो हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे क्या करोगे? टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स। इस पे भी हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस बना के रखे हैं, जिसकी मैं आपको बता रहा था कि आप लोग एक बार देख लेना प्राइमरी। सो हियर इन स्टूडेंट्स फॉर द वर्ड 60 डेज अकरिंग देयर इन द वर्ड 182 डेज हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो अगर 60 डेज 182
60 डेज को रिप्लेस कर दोगे 182 डेज से, तो फिर वो कंडीशन नंबर जो है सी में वो तो रिडंडेंट हो जाएगा, और आप कंडीशन नंबर ए के हिसाब से रेसिडेंट आप बन जाओगे अगर 60 से 182 डेज में तब्दीली अगर हमने कर ली है तो। लेकिन जब 60 को रिप्लेस करते हो विथ 120 डेज, तो बताया जनाब उस सिचुएशन में क्या कंडीशन सी क्या वो अभी भी जिंदा है? क्या टाइगर अभी भी जिंदा है? एंड आंसर इज यस, बिल्कुल जिंदा है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर सी में इस तरीके से जब जब 60 डेज को रिप्लेस करोगे विद 120 डेज, उस हर सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है, ज्ञानी तो हो आप, क्या होगा? पॉइंट नंबर सी रेलेवेंट होगा, आपको ए एज वेल एज पॉइंट नंबर सी दोनों देखना होगा उस सिचुएशन में, और फिर पता लगाना होगा कि क्या उसको रेसिडेंट इंडिया में माना जा सकता है या नहीं। लेकिन नोटिस करना स्टूडेंट्स, 60 को 120 के लिए तब्दीली लाना है, अगर आपने 60 को 120 के लिए तब्दीली लाना है तो जरूरी होगा कि उस पर्सन का टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स शुड एक्सीड हाउ मच? 15 lakhs. Should exceed how much, students? Rupees 15 lakhs. Did you all got this one? Should exceed rupees 15 lakhs. तो ये एक मैंडेटरी टेस्ट है स्टूडेंट्स, जो कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एस्पेक्ट जो कि आप लोग ध्यान में रखना। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन। आइए, अब ये तो आपने कंप्लीट कर लिया, रेसिडेंट बन गए, चाहे इस तरीके से होगा या स्पेशल केसेस जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया, तो आप देख लो कि आप रेसिडेंट बने हो कि नहीं। एक बार रेसिडेंट बन जाते हो फिर देखी जाती है, बताइए क्या स्टूडेंट्स, कि आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नहीं। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स और एक बॉक्स आ रहा है, तो देख रहे हो ऊपर ये वाला पॉइंट, इस केस में आप बोलोगे सर वो बॉक्स क्या है, अभी वो बताता हूँ, वो भी एक अमेंडमेंट वाला ही है, ये तो लगभग पूरा पूरा अमेंडमेंट का केस है। बस इसके पहले स्टूडेंट्स, बिफोर वी कैन प्रोसीड फर्दर, आप जस्ट एक बार ये बॉक्स को देख लें। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया उसके तब माना जाएगा अगर तो वो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो बनेगा आर एंड ओ आर। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स, इन दैट केस ही विल देन बिकम व्हाट? आर एंड ओ आर, isn't it? He will then become what? Resident and ordinary resident. तो ये तो आपको सभी को पता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब आप लोग नोटिस करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, इफ ही सेटिस्फाई बोथ दी फॉलोइंग कंडीशन, और दोनों का क्या कॉन्टेक्स्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, ही हैज बीन रेसिडेंट इन वन more than one previous year out of the 10 previous year immediately preceding the relevant प्रीवियस ईयर। मतलब कि मिनिमम दो, जो मोर देन वन बोला जा रहा है तो फिर मतलब समझ लो कि मिनिमम दो आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर अगर वो रेसिडेंट है, एंड क्या होना चाहिए, उसकी जो स्टे इन इंडिया होनी चाहिए इन द लास्ट 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया स्टूडेंट्स कितनी की होनी चाहिए? मिनिमम 730 दिन की। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है, पहला कि वो रेसिडेंट है इन द लास्ट 10 in any of the minimum 2 previous year preceding the last out of the last 10 previous year, ठीक है, वो एक। एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, कि 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग दैट ईयर, उसकी मिनिमम स्टे कितनी होनी चाहिए? 730 दिन। अगर ये दोनों ही कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड अगर होता है, तो फिर उस केस में वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन ही विल देन बी कंसिडर्ड टू बी एन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बताया गया है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें आपको देखो कुछ टेस्ट दिए जा रहे हैं इस केस में। पहले नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये देखो जो होगा वो समझने के लिए स्टूडेंट्स एक और लास्ट का हम लोग पॉइंट करेंगे, और वो ये है, ये वाला पॉइंट। ऑल ऑफ यू, ये है आपका 6-1 है। जरा एक बार इसको रीड कर लो आप लोग अपने एंड पे, जल्दी रीड करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग।
कर लिया आप लोगों ने स्टूडेंट्स? अच्छा, अब स्टूडेंट इसी की कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो पॉइंट है ना, अमेंडमेंट वाली पॉइंट, इसमें एक डीम रेसिडेंट का कंसेप्ट आया है। डीम रेसिडेंट ये क्या है कंसेप्ट? इसको एक काम करोगे, तुरंत के तुरंत आप लोग जल्दी से एक नोट लिख देना इस पूरे प्रोसेस में, और वही चीज प्राइमरी क्या होगा, यू कैन जस्ट ट्राई टू टेक अ नोट क्विकली सबके लिए। तो यहां पे एक बेसिक टेस्ट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बेसिक टेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये लिख देना स्टूडेंट एज पर द एक्सप्लेनेशन। सो सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इस पे जल्दी से क्वेश्चन पूछना। सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है, वेदर द इंडिविजुअल is coming in India, is coming in India for visit purpose, क्या वो इंडिविजुअल इंडिया में आ रहा है विजिट पर्पस के लिए? अगर आप बोलते हो नहीं, तो उस सिचुएशन में आप लोग लिखेंगे both the basic test will be considered to decide whether he can be considered as a resident in India. Both the basic condition will be considered to decide whether he can be considered as a resident in India. और अगर तो ये yes हो जाता है क्वेश्चन, तो फिर स्टूडेंट्स नीचे लिखेंगे, मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी बता रहा हूँ क्या लिखा है, बोथ द बेसिक टेस्ट 180 days and 60 days वाला जो है, will be considered to decide whether he can be considered as a resident in India. ठीक है, यहां लिखो वेदर
his total income other than the income from the foreign sources. इसको हाईलाइट करके ये इनकम, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड ₹15 lakhs. ये क्वेश्चन अगला हो गया आपका. आप बोलोगे नहीं, या फिर यस. तो अगर नहीं है तो फिर वो 120 वाला दिन का एप्लीकेबल नहीं होगा. तो विजिट के लिए आ रहा है बंदा, और अगर उसकी टोटल इनकम 182, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर नहीं आई, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, अगर वो 15 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स आपको वो 120 वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा. तो फिर आप वो 182 के हिसाब से चलोगे, इजंट इट. तो फिर वो 182, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ओनली द फर्स्ट बेसिक टेस्ट और बेसिक कंडीशन of 182 days shall be applied. और अगर ये कह देते हो तो बोलोगे both the basic test, both the basic condition वो अप्लाई होगा. लेकिन जो सेकंड वाला जो बेसिक कंडीशन में 60 डेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद विच हाउ मेनी डेज, 120 दिन. जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसमें 60 को रिप्लेस करोगे विद 120 डेज. सो बोथ द बेसिक कंडीशंस shall apply, but in the second basic condition, comma, instead of 60 days, 120 days shall be replaced. So both the basic conditions shall apply, but in the second basic condition, instead of 60 days, comma, 120 days shall be replaced. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है तुरंत जो कि आप लोग ध्यान में रखना है. और फिर अंत में वो 61A का पॉइंट आप लोगों को बता दिया जाता है. तो ये देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो जो बंदा वो विजिट के लिए जो अगर आता है तो उसके लिए किस तरीके से क्या एप्लीकेबल होगा, वो पूरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है. इस तरीके से ये फ्लो चार्ट के हिसाब से आप लोग इसको कंसिडर कर लेना. ठीक है. अच्छा, अब ये 618 के ये क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना. सो व्हाट इट हैज सेड इन 618, जो भी आपने पढ़ा था, so notwithstanding anything contained in clause 1 an individual, so clause 1 मतलब कि वो 61A, that is clause 1 का मतलब ये होगा कि वो 61A या 61C जो आपको वहाँ पे बताया गया था ये irrelevant हो जाएंगे. मतलब वो दोनों बेसिक कंडीशन वहाँ पे लिख दो, that is both the basic condition. So notwithstanding anything contained in clause 1 an individual being a citizen of India having, तो citizen of India ये क्राइटेरिया देखी जाएगी. ठीक है. तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है. हैविंग द टोटल इनकम, वही फिर से आ गया, एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उससे डीम करेंगे, डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर
अगर तो क्या, अगर तो ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, नॉट लायबल टू टैक्स स्टूडेंट्स, ये काफी क्रिटिकल फ्रेज यूज इस्तेमाल किया गया है। ही इज नॉट लायबल टू टैक्स in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. Not liable to tax in any country, any other country or territory by reason of his domicile or residency or any other criteria of similar nature. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिचुएशन है जो कि आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, लेकिन एक फ्रेज आया है स्टूडेंट्स, नॉट लायबल टू टैक्स। नॉट लायबल टू टैक्स, ये फ्रेज एक इस्तेमाल हुआ है। तो ये फ्रेज लायबल टू टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, अगर तो आप ध्यान रखना, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, क्योंकि आईसीआई ये इस्तेमाल करने वाला एग्जामिनेशन में, आप लोग कान खोल कर सुनिए स्टूडेंट्स। होगा क्या कि मॉरिशस, मैं प्राइमरी एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मेरा 61A और 61B में जो बेसिक कंडीशन है उसके 61C सॉरी 61A एंड 61C के बेसिक कंडीशन के आधार पे मैं वहां का रेसिडेंट नहीं बन रहा हूं। सो आई एम नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आइदर 61A और 61C ऐसे केस में भी। और दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि लेकिन मेरी टोटल इनकम जो इंडिया में है वो कितनी है स्टूडेंट, 15 लाख के ऊपर है, और मैं इंडिया का सिटीजन हूं, पासपोर्ट होल्डर हूं। तो इसको कहते हैं, एक टेक्निकल एक टर्म है, स्टेटलेस पर्सन इसको कहा जाता है। तो उस सिचुएशन में एक जो क्वेश्चन आपके सामने आता है स्टूडेंट्स वो ये है दैट इफ, थोड़ा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स इसको, इफ आई विल बी स्टूडेंट्स, इफ आई विल बी हैविंग से फॉर एग्जांपल एक बाकी एक 2-3 फॉरेन कंट्री है जहां पे मेरी इनकम है, लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली, जैसे कि मॉरिशस हो गया, या फिर मान के चलो और 1-2 कंट्री मान के चलो, जहां पर क्या होता है कि मेरी जो इनकम वहां पे उस एक्ट के अनुसार चार्ज तो होती है, लेकिन मुझे एग्जम्पशन मिल जाता है। तो इस वजह से मुझे वहां पे भी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं टैक्स पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं वहां पे टैक्स पे नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? वजह क्या है? वजह है कि ऑल्दो मैं उस डोमेस्टिक लॉ, उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से मैं, मेरी चार्जेबिलिटी तो बनती है, लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ एग्जेम्पशंस है उस डोमेस्टिक लॉ में, सेक्शन 10 जैसे इंडियन डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से देखा जाए, तो वहां पर भी कुछ डोमेस्टिक लॉ में जो एग्जेम्पशन को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो मेरी फाइनल लायबिलिटी निल हो जाती है। और इस वजह से मेरी कोई लायबिलिटी ना तो इंडिया में है ना इंडिया के बाहर है। तो फिर बताएं, क्या फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं? लेकिन मेरी इंडिया में टोटल इनकम जो है वो कितनी है स्टूडेंट? सॉरी, इंडिया का मैं सिटीजन हूं, मेरी इंडिया की टोटल इनकम जो है विच इज एक्सीडिंग ₹15 lakhs, द टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स दैट एक्सीड ₹15 lakhs। ठीक है, वो तो पक्की बात है। और जो मैंने बताया आपको कि जो फॉरेन कंट्री में जो मेरी इनकम है, वो फॉरेन कंट्री में इनकम प्राइमरी क्या हो रहा है कि उनके डोमेस्टिक लॉ में तो चार्ज हो रहा है, लेकिन क्या, लेकिन प्राइमरी उनके डोमेस्टिक लॉ में एग्जेम्पशन की वजह से फाइनली मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है। तो क्या उस केस में, इस केस में 61A के तहत, क्या इस केस में 61A के तहत क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं इंडिया का रेसिडेंट बन गया हूं? बिकॉज ऑफ 61A मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं। तो क्या ये चीज एप्लीकेबल होगी स्टूडेंट्स? एंड द आंसर टू दैट इज नो। 61A स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जो लास्ट पॉइंट है क्या बोला गया, इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। ये लायबल टू टैक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, अभी ये बजट में जो अभी 2021 का बजट है, वैसे ये 21 का बजट प्राइमरी आपके एग्जामिनेशन के लिए वैसे तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस 21 के बजट में इसको क्लैरिफाई कर दिया है। और मतलब कि उनको शायद महसूस हुआ कि यार गलती, हमने वो वहां पे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए था ओरिजिनली, लेकिन किया नहीं। और ध्यान रखना, ये चीज पहले से ही क्लियर है। आप देखो DDAA ये सब चीज पढ़ते हो ना DDAA में, तब यहाँ पर तो ये चीजें काफी क्लियरली ये चीज बोली गई है। क्या बोली गई है? लायबल टू टैक्स का मतलब क्या होगा कि अगर तो आप पे अगर कोई चार्जेबिलिटी अगर लग चुकी है किसी पर्टिकुलर एक्ट में,
if there is already a chargeability that has been attracted in the foreign law, foreign jurisdiction के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर बाद में वहां पर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो फिर उसे लायबल टू टैक्स माना जाएगा. चार्ज होके फिर एग्जेम्पशन होना, ये प्राइमरी क्या है, ये लायबल टू टैक्स माना जाएगा. लेकिन अगर आप ये कहो कि सर वो चार्ज हो ही नहीं रहा इनकम, या फिर उस कंट्री में इनकम टैक्स है ही नहीं, अगर ऐसी बात अगर होती है तो फिर स्टूडेंट्स देन वी विल से ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन दैट कंट्री. और उस केस में फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये 6(1)(a) एप्लीकेबल हो जाएगा. सो दैट इज द पॉइंट विच इज बिन देयर. एक इसी को नोट लिखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टिकी नोट्स बना दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा. इस पे बस एक नोट लिख देना, द टर्म liable to tax in relation to a person means that there is a liability of tax on that person under the law of any country and will include a case where subsequent to imposition of तो लायबल टू टैक्स में क्या इंक्लूड होगा, a case where subsequent to imposition of such tax liability an exemption has been provided. ये चीज ध्यान रखना, खेला जा सकता है इस पे अच्छा ये एग्जामिनेशन में. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखें आप प्राइमरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, अगर आप स्टूडेंट इस क्लॉज में अगर रेसिडेंट अगर हो जाते हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप दूसरा पॉइंट है कि आपका रेसिडेंट 6(1)(a) या 6(1)(c) के हिसाब से नहीं बन रहा है, लेकिन आपकी टोटल इनकम, आपकी इसके पॉइंट्स अगर मैं तोड़ूं तो स्टूडेंट कुल मिला के 4 पॉइंट्स बनेंगे. आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपकी रेसिडेंस 6(1)(a) या 6(1)(c) के हिसाब से इंडिया में नहीं बन रही है. तीसरा, आपका टोटल इनकम इंडिया में एक्सक्लूडिंग द इनकम चार्जेबल टू द फॉरेन सोर्स कितना है, मोर देन ₹15 lakhs. एंड लास्ट क्या है, यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री. आपका कोई लायबिलिटी दूसरे कंट्री में नहीं बन रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेशन. किस वजह से, प्राइमरी बिकॉज ऑफ योर द रीजन ऑफ योर डोमिसाइल और रेसिडेंस, और या कोई भी क्राइटेरिया की वजह से आपकी लायबिलिटी दूसरे कंट्री में नहीं बन रही है सो फार एज टैक्स इज कंसर्न. तो उस सिचुएशन में प्राइमरी आपको मान लिया जाएगा कि आप इस कंट्री के रेसिडेंट हो.
ठीक है ना, तो आप बन गए रेसिडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि चलो आप रेसिडेंट बन गए, लेकिन हमें तो फिर आगे भी देखना होता है ना कि रेसिडेंट होने के बाद आपका दूसरा स्टेटस क्या है, आर यू ओनली अ रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये कुछ इस तरीके से भी बात रखी जाएगी। तो नोटिस करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया में देखना क्या बोला गया है इसके अंदर देखना यहाँ पे सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के इसके कॉन्टेक्स्ट में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के हिसाब से एक मिनट बदल देखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये चीज को यहाँ पे बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इस केस में आपको देखो 61A में स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है, और वो ये होगा कि ये देखिए, डीम टू बी रेसिडेंट एज पर 61A, डीम टू बी रेसिडेंट एज पर 61A। तो क्या बोला गया, बाय डिफॉल्ट ये रेसिडेंट तो बन चुके हैं, लेकिन क्या होगा, दर्जा क्या होगा, आर एंड एनओआर, आर एंड एनओआर। आर एंड एनओआर में स्टूडेंट्स एक और खास बात है, और वो ये है, अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास आर एन एन ओ आर में से, तो चलो आपने ये जो दो आर एन ओ आर का जो एडिशनल दो टेस्ट है, वो अगर आपने उसको वायलेट किया तो आप आर एन एन ओ आर हो। साथ ही साथ में ये जो थर्ड पॉइंट देख रहे हो आप लोग, जस्ट हैव अ लुक टू द थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे नजर घुमाना, तीसरा पॉइंट क्रिटिकल है, और वो क्या है, ही इज अ सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग ₹15 lakhs during the previous year and who has been in India for a period of amounting to 120 days or more but less than 182 days। तो मतलब कि ये है, जैसे वो पर्सन विजिट के लिए आता है, जो अपन ने देखा था विजिट वाला पर्सन, तो अगर वो विजिट वाला पर्सन अगर है और उसने क्या कर दिया है, ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज या उससे ज्यादा, तो वो उस कैटेगरी में, अगर उस कैटेगरी से अगर वो रेसिडेंट होता है, तो उस कैटेगरी से रेसिडेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर एन एन ओ आर हो जाएगा। तो क्या हम लोग अब एक कंक्लूजन ले लें स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ले लिया जाए कि जो अमेंडमेंट की वजह से, जो नए रेसिडेंशियल स्टेटस जो बनाए गए हैं, क्या बनाया गया अमेंडमेंट की वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस, दो। पहला पॉइंट क्या है आपका, वो 61A वाला, तो वो अगर 61A की वजह से अगर आप रेसिडेंट होते हो तो बन जाओगे आप अल्टीमेटली आर एन एन ओ आर। दूसरा, वो जो 120 डेज और अबाव बट लेस देन 182 डेज, मतलब कि वो एक्सप्लेनेशन में, इफ अ पर्सन इज कमिंग इन विजिट फॉर इन इंडिया, वो पर्सन कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड इज कमिंग फॉर अ विजिट इन इंडिया और एंड स्टेज इन इंडिया फॉर हियर इन फॉर 120 डेज और अबाव बट लेस देन 182 डेज। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो रेसिडेंट तो माना जाएगा, और उसकी फॉरेन इनकम, सॉरी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितनी होनी चाहिए, मोर देन ₹15 lakhs, तो रेसिडेंट तो हो जाएगा, लेकिन क्या, ही वुड बी कंसिडर्ड एज एन आर एन एन ओ आर। तो एक बस नोट ये बस हमेशा लिख देना, अभी आप पॉज करके लिख देना अपने एंड पे, क्या बोल लिखोगे आप लोग कि जो नए अमेंडमेंट की वजह से जो रेसिडेंट बने गए हैं, वो दो सिचुएशन है, 61A वाला पहला सिचुएशन, और वो जो पर्सन विजिट के लिए आता है और विजिट में वो सेकंड वाला पॉइंट, ओके, पहला वाला पॉइंट नहीं, जो 182 दिन या उसके ऊपर वाला जो वाला केस है वो रे सेकंड वाला पॉइंट, 120 दिन या उससे ऊपर लेकिन 182 दिन से नीचे, और उसकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेज कितनी होनी चाहिए, मोर देन ₹15 lakhs। तो उस केस में भी अगर वो रेसिडेंट होता है तो फिर रेसिडेंट तो है बट आर एन एन ओ आर। ये कंक्लूजन हो गया है स्टूडेंट्स। तो लीजिए, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो था, वो जो इंडिविजुअल का था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जहाँ तक स्टूडेंट्स फॉरेन कंपनी की बात है, ये आपको पता ही होगा, ये ABOI टेस्ट वाला, ये आप खुद अपने एंड पे देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये ABOI टेस्ट वाला है ना, ये आप लोग को पता है, तो वो सब चीज़ें फॉरेन कंपनी के लिए। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ऑल ऑफ यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
अगर आप देखोगे यहाँ पे X is an Indian citizen, currently is in employment with an overseas company located in Dubai. During different years, he is in India as follows. तो ये पूरा आपको डिफरेंट प्रीवियस ईयर के बारे में दिया गया है, अलग अलग प्रीवियस ईयर के बारे में दिया गया हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स यही है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स 20-21 आप देखो, फोकस 20-21 में लेके चले, ठीक है। तो 20-21 में 55 दिन है, तो वो तो ऑब्वियसली वो दोनों बेसिक जो 61A और 61C है, 61A और 61C है, दोनों ही वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, isn't it? अच्छा, फॉर प्रीवियस ईयर 2021 X is not taxable in Dubai or in any other country by reason of his domicile or residence. Income of X other than the income from foreign sources for the previous year कितना 16 लाख, दूसरे केस में 14 लाख। X want to know his resident status, तो पहले केस में क्या बन जाएगा, वो डीम टू बी अ रेसिडेंट मान लिया जाएगा, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो यहाँ पे दिया गया है। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग को असाइनमेंट के रूप में जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा दैट इज फॉर दी फॉरेन कंपनी, आप लोग वो देखेंगे। आसान है, पहले ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, चार्ट में आपको दिया गया है। और मैं अब आपको चालू करूंगा इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी में भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वलाइजेशन लेवी, और वो करके ये पर्टिकुलर एनआर टैक्सेशन को क्लोज करते हैं। क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी के साथ साथ एक 194(4) का भी टीडीएस का सेक्शन है, साथ में लिंक करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर होगा क्या, पेज नंबर 138। 138 चार्ट नंबर 138 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप देखोगे इक्वलाइजेशन 1.0 और इक्वलाइजेशन 2.0, ये 2.0 जो मैं कह रहा हूं, जो नया इक्वलाइजेशन लेवी का जो लॉ आया है, अभी तक के इक्वलाइजेशन लेवी में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, अभी तक का स्कीम वर्सेस जो नया स्कीम है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग एक बार ध्यान देना। सो आई जस्ट लेट यू नो। देखो पहला जो इक्वलाइजेशन लेवी है, जो कि सब आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या प्रोविजन फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्पेस फॉर द पर्पज ऑफ द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो इसको गूगल टैक्स के नाम से जाना जाता था, isn't it? और आपको पता है कि गूगल टैक्स क्यों था, क्योंकि भाई आप देखते हो गूगल में वो पॉपअप होता रहता है बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट सबके, तो वो क्या दे रहे हैं, अपने तरीके से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है आप लोगों के प्रोडक्ट या आप लोगों के सर्विस के लिए। तो उसके लिए जो पेमेंट करना पड़ेगा, तो सर्विस रिसिपिएंट कौन होगा, नॉन रेसिडेंट जिसकी अपनी इंडिया में पीई है, या फिर रेसिडेंट विच इज कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। रेसिडेंट विच इज कैरिंग ऑन द बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, दोनों में से कोई भी एक। इन पे ऑब्लिगेशन है स्टूडेंट्स, किसके लिए, टू डिडक्ट एंड पे द इक्वलाइजेशन लेवी। ऑब्लिगेशन इन पर है, और अगर इनकी तरफ से देयर इज अ फेलियर टू डिडक्ट एंड पे द इक्वलाइजेशन लेवी, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या हो जाएगा, देयर वुड बी अ डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर अंडर 40A(IB). ये उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका 40A(I) है, तो वो एक्सपेंडिचर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। और फिर आपको ये बताया गया है यहाँ पे कि इक्वलाइजेशन लेवी का जो रेट होगा वो 6% पर एनम के मुताबिक होगा। दैट इज द रेट एट विच द इक्वलाइजेशन लेवी वुड बी डिडक्टेड बाय द पेयर सर्विस रिसिपिएंट। इसमें एक फील आता है टीडीएस का, कि भाई टीडीएस जैसा क्या करता है, एक तरीके से डिडक्ट किया जाता है, ऐसा सबको जनरली इसका एक फील आ जाता है। बाकी जो इसके छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको पता होगा कि इक्वलाइजेशन किस परिस्थिति में नहीं लगता है। तो जो किस परिस्थिति में नहीं लगता है वो आपको यहाँ पे दिया गया कि अगर एग्रीगेट कंसिडरेशन अगर है आपका इन द प्रीवियस ईयर, जो कि 1 लाख के ऊपर एक्सीड नहीं होता है, तो फिर उस केस में भी क्या है, ये इक्वलाइजेशन भी नहीं लगेगा। एंड सेकेंडली इज द फैक्ट दैट इफ द सर्विसेज आर अवेल्ड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर मैंने सर्विस को अवेल कर रखा है, देन इन दैट केस आल्सो द इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी एप्लीकेबल। परचेज ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। तो कुछ एक्सेप्शंस है प्राइमरी जो कि आपको बताया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट पॉइंट है इक्वलाइजेशन लेवी में। यहाँ पे अब जो पर्टिकुलर पॉइंट आएंगे हम लोग, वो है आपका इक्वलाइजेशन लेवी 165A। ये इक्वलाइजेशन लेवी हम लोग कहते हैं 2.0। 165A के अंदर ये इक्वलाइजेशन लेवी बना हुआ है। इस पे देखना स्टूडेंट क्या होगा,
ऑन व्हाट, ई कॉमर्स सप्लाईज और सर्विसेज प्राइमरी, ये जो स्कोप है इस पे जो स्कोप अब बढ़ा दिया गया है, और इसमें जो ऑब्लिगेशन है टू मेक द पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, इस पर होगा स्टूडेंट्स ऑन दी सर्विस प्रोवाइडर पे। अनलाइक 1.0 में जहां पे रिसिपिएंट है, सर्विस रिसिपिएंट जो होगा उस पर ऑब्लिगेशन था इक्वलाइजेशन लेवी की पेमेंट को लेके, सो फार एज 165A इज कंसर्न, ये कैटेगरी के इक्वलाइजेशन लेवी पे जो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा उससे क्या करना है, इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है। दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी उन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये क्या सिचुएशन है, लेट्स हैव अ लुक क्विकली ऑन दिस वन। तो सर्विस प्रोवाइडर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्जाम्पल आपको दिया गया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, रेसिपिएंट को, जो कि कौन होना चाहिए, देयर शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, ये रेसिडेंट होंगे, या फिर नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। स्टूडेंट्स, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस यहां पे बताया गया आपको नीचे। और आखिरी में पर्सन हु बाइज सच गुड्स और सर्विस और बोथ यूजिंग दी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इन इंडिया। तो ये सर्विस रेसिपिएंट का आपको क्या कैटेगरी दिया गया है। ऊपर आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी के सर्विस हेतु ये इक्वलाइजेशन लेवी 165A ये क्या है, लेवी किया जा रहा है। तो द स्कोप एंड द नेचर ऑफ द सर्विस ऑन विच द इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 165A वुड अप्लाई, वो पहले देखते हैं 1 to 4 में। तो पहले पॉइंट में है ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स है स्टूडेंट, ध्यान रखना ये बात को। दूसरा है आपका ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस। अच्छा, यहां पर पहले वाले केस में ओन्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जांपल आपको देता हूं, अमेजॉन ही पकड़ लो आप, ये अपने आप में ई कॉमर्स ऑपरेटर है, हाँ है। इनके अपने भी तो गुड्स होते हैं जो वो बेचते हैं, और अमेजॉन के नाम पे जो ओन वो करते हैं, वो भी तो क्या करते हैं, बेचते हैं गुड्स, इजंट इट। तो वो एक हो गया ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनके नाम पे वो सर्विस क्या है, प्रदान कर रहे हैं। तो वो अपनी ऐप बना के प्राइमरी आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो द अनदर पर्टिकुलर कैटेगरी। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और बोथ फैसिलिटेटेड। देख रहे हो आप यहाँ पे फर्क देखो, ओनरशिप वर्सेस फैसिलिटेशन पे। मतलब कि अमेजॉन क्या कर रहा है, दूसरों के गुड्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, तो वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस बहुत सारे ऐप हैं जो आप क्या करते हो, वो ऑनलाइन तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो आप अब तो सब ऐप का ही पूरा जमाना हो गया, आप कितना ही सक्रिय हो गया। गवर्नमेंट देखो बहुत बड़ा मूव है, गवर्नमेंट को पता है कि आगे कितना बड़ा ये रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। एकदम स्टार्टिंग से ही अगर हमने इक्वलाइजेशन लेवी रख दिया ना, तो बाद में कोई उफ नहीं करेगा। और इक्वलाइजेशन लेवी रखा, बहुत बड़ा गेम खेला स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि इनकम टैक्स अगर आप करोगे ना तो पब्लिक का दिमाग घूमना चालू हो जाएगा। बाद में जब आपकी ऐप बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा, और फिर आप सोचोगे कि एक काम करता हूँ, किसी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में चला जाता हूँ, वहां पे नॉन रेसिडेंट बन जाता हूँ, और नॉन रेसिडेंट अगर मैं बन गया तो फिर अल्टीमेटली फिर ट्रीटी के सहायता के अनुसार मैं इनकम टैक्स को क्या करूंगा, अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कल ना हो, ऐसे दिन ना देखने पड़े गवर्नमेंट को। इस वजह से गवर्नमेंट ने वो इनकम जो होगा उस पे इनकम टैक्स के बजाय क्या कर दिया, इक्वलाइजेशन लेवी नाम का टैक्स चार्ज कर दिया है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होगा कि इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 पे ट्रीटी का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कल सोचता है कि वो दूसरे देश में चला जाए और वहां का नॉन रेसिडेंट बन जाए, तो फिर उससे तब भी इक्वलाइजेशन लेवी तो पे करने पड़ेंगी, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस ऑपरेटर देख रहे हैं। यहाँ पे ये तो भेदभाव नहीं किया जा रहा ना कि सर्विस ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट है या नहीं, बस सर्विस ऑपरेटर होना चाहिए, एंड दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, वो अल्टीमेट आगे डेफिनेशन आपको वो बता दूंगा। पॉइंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि इस सिचुएशन में इनको सबसे जो अल्टीमेटली पॉइंट है कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि इंडिया के बाहर अगर होते हैं, और ये बाद में क्या करेंगे, ये इनकम टैक्स के जरिए what these people will try to do is that they will try to invoke the treaty provision, और ट्रीटी प्रोविजन को इन्वोक करके स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू अवॉइड द इनकम टैक्स। और यही होता आ रहा है। नेटफ्लिक्स पकड़ लो आप, ये सारे जितने भी हैं भाई फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में अपने आप को
पहुंचा देंगे, और एक बार आप फॉरेन जुरिसडिक्शन में स्टूडेंट्स पहुंच गए हो तब तो आपको पता है फिर ट्रीटी आप इन्वोक करके इनकम टैक्स से बच सकते हो। तो यही वजह है। देखो, अगर आप इंडिया के अंदर हो ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, क्योंकि आप इंडिया के अंदर हो तो बाय डिफॉल्ट आप इंडिया के रेसिडेंट हो जाओगे। या अगर इंडिया के अंदर अगर आपकी पी भी होगी ना, पी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, तब भी ट्रीटी के बेसिस पर बच नहीं पाओगे। अब बोलोगे सर क्यों नहीं बच पाएंगे? क्योंकि देखो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, अगर आपकी पी, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और आपकी पी अगर इंडिया में अगर पाई जाती है, पी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो अगर आप ट्रीटी भी देख लो ना, ट्रीटी यही कहेगा कि अगर आपकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है या सोर्स कंट्री में है, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ कहां पे टैक्स किया जाएगा? वो सोर्स कंट्री में टैक्स किया जाएगा। तो हमें पता है कि आप पी अगर आपका हैगा ना, अल्टीमेटली ट्रीटी भी हमें साथ दे देगी। दिक्कत हमें तब आती है जब इंडिया के बाहर रह के आप ये गेम खेलते हो। ई कॉमर्स वाला गेम आपने खेल दिया, और ये इस लेवल का ई कॉमर्स के लिए आपका जरूरी नहीं कि इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस की कोई आवश्यकता है। आप इंडिया के बाहर भी रहो तो भी अल्टीमेटली क्या कर सकते हो? ये सारे गेम खेल सकते हो। और फिर बोलोगे कि जो भी इनकम हम कमा रहे हैं, जो भी इनकम हम कमा रहे हैं उस पर कोई भी हम टैक्स पे इंडिया में नहीं करेंगे। तो ऐसा ना हो स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो। इस वजह से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप चलो ठीक है, आप इंडिया के बाहर हो, आप इनकम टैक्स छोड़ दो उसको, हम आप पे क्या लगाने जा रहे हैं? इक्वलाइजेशन लेवी लगाने जा रहे हैं। जिस इक्वलाइजेशन लेवी की वजह से क्या होगा? प्राइमरी आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 165A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020, पे करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ट्रीटी साथ नहीं देगी, एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव कि क्यों ये 165A में इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया है, और ऑब्लिगेशन होगा किस पे? ऑन दीज पर्टिकुलर ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो कितनी अच्छे से इन्होंने ये काम किया है कि बहुत एकदम स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये काम कर दिया है गवर्नमेंट ने, कि ये नहीं तो क्या हो जाता था अगर 10 साल बाद लाते थे ना, ये इतना रेजिस्ट, इंडस्ट्री में इतनी रेजिस्टेंट मिल जाती कि बोले इंडिया में ये वाला बिजनेस करना ही नहीं हमें। अब क्योंकि तब स्टार्ट में आ गया, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, सबको अल्टीमेटली रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने भी क्या बोल दिया कि हम देखो ज्यादा लालच नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ 2% कंसिडरेशन अमाउंट का क्या करेंगे? आपका इक्वलाइजेशन लेवी के रूप में वो टैक्स लेंगे। तो जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो पेमेंट गेटवे है, जैसा वो भी लेती है टैक्स, वो अपने चार्जेस कलेक्ट करती है, तो हमारा भी 2% समझ लो। तो होगा क्या, एक तरीके से एवरी ट्रांजैक्शन पे एक तरीके से इनको 2% का क्या लगेगा? इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। किससे? ऑब्लिगेशन किस पर होगी? ऑन दी पेमेंट की ऑब्लिगेशन किस पे होगी? ऑन दी सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसको कहेंगे हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर्विस रिसिपिएंट कौन है स्टूडेंट्स? रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, वो देख लेंगे। और फिर फाइनली होगा आपका पर्सन हु बाइज सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अच्छा, पे सर्विस प्रोवाइडर ऑन होम देयर इज एन ऑब्लिगेशन और नॉट ऑन रेसिपिएंट, और कितने पे करना है? 2% कंसिडरेशन। इनको बोला कि क्योंकि आपने इक्वलाइजेशन लेवी पे कर दिया है तो आपकी इनकम हम खुद एग्जाम कर रहे हैं 1050 में, आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। अच्छा, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल इन केसेस में नहीं होगा, तो 165A में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा अगर तो एग्रीगेट ग्रॉस टर्नओवर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई कितना है? 2 करोड़ से कम है, तो ये नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या सर? उसका नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर ई कॉमर्स, अगर ये 165A का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा नहीं तो उसको एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगा, और अगर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो फिर डेफिनेटली ये चला जाएगा एज पर द इनकम टैक्स, और अगर इनकम टैक्स के हिसाब से जा रहा है तो फिर स्टूडेंट्स इसके अंदर ट्रीटी आने वाली है। फिर तो ट्रीटी हमें तय करेगा कि एग्जैक्टली क्या गेम होगी। इक्वलाइजेशन लेवी इज लेविएबल अंडर 165। ऑब्वियसली वो वहां पर तो जनरली एडवर्टाइजमेंट के लिए जो स्पेस दिया जा रहा है वो है, तो बोला जा सकता है कि वो भी तो सर एक सर्विस हुआ, और यहाँ पर भी कुछ सर्विस के लिए दिया जा रहा है, तो हाँ ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट सर्विस का अगर वो सर्विस कैटेगरी है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस देने, वो जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर एडवर्टाइजिंग, तो उस केस में वो सर्विस की पे जो इक्वलाइजेशन लेवी होगी वो 165 में होगी। और अगर ये 165 में जाती तो आपको पता है कि ऑब्लिगेशन किस पर है? सर्विस रिसिपिएंट पर है। और लास्ट में स्टूडेंट देखो क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज अ पी इन इंडिया एंड ई कॉमर्स सप्लाई इज प्रोवाइड थ्रू सच पी। पी अगर है तो फिर बात खत्म हो जाती है ना, मैंने बताया ना, तब तो इनकम टैक्स लग जाएगा। और उस पे तो ये है कि भाई ट्रीटी भी सपोर्ट इस बात को करता है, क्या बात को करता है? कि इनकम टैक्स उस कंट्री में, इनकम टैक्स इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉफिट उस कंट्री में पे किया जाएगा जिस कंट्री में आपकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है।
यही चीज हमने पिछले वीडियो में, रिवीजन वीडियो में भी देखा था, isn't it? So सिमिलर लाइंस पे ये भी है। अब स्टूडेंट जरा एक नोटिस करो यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर पार्ट नॉन रेसिडेंट, ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, ये भी अगर सर्विस रिसिपिएंट अगर होंगे तो भी उस केस में सर्विस प्रोवाइडर बीइंग द ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको इक्वलाइजेशन भी लग जाएगा। कौन सा है ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस? क्या है? सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट्स अ कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और कस्टमर हु एक्सेस द रेसिडेंट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, एंड सेल ऑफ डेटा। तो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट और दूसरा सेल ऑफ डेटा, ये दो कैटेगरी। एक बार आप लोग इसको एक बार पढ़ो, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। स्टूडेंट्स एक काम करो, आप लोग अब क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल के जरिए अल्टीमेटली क्या करना है, इसको ये करना। पहले मैं आपको सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, बस एग्जाम्पल के हिसाब से इसको क्या है पकड़ने की कोशिश करना। पहले सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट का लिखो, यहीं पे स्टिकी नोट्स लगवा दो और लिखें जल्दी से एग्जाम्पल। ABC a UK based food company, ABC a UK based food company approaches, a UK based food company approaches PQR, a US based company, targeting the Indian customers, for placing advertisement of its food product, on the digital platform of PQR. Full stop. In this case, the PQR will be liable for equalization levy at 2% of consideration, received from ABC. At 2% of consideration received from ABC. ये जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, गोली, बहुत सारे आज के टाइम पर ऐसे फ्लोट हो रहे प्रोडक्ट, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक तरीके से तो समझ में नहीं आता वो जो प्रोडक्ट जो फ्लोट होते रहते हैं। आप जरा फेसबुक में देखो, कितने सारे तो ऐड आपको फेसबुक में दिख जाएंगे, दिखता है ना फेसबुक में आपको ये सारे ऐड, और वो पूरा ऐड में टारगेट आपके अल्टीमेटली टारगेट किया जाता है कस्टमर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इतने सारे वो प्रोडक्ट को अल्टीमेटली क्या है ना वो बेचा जा रहा है। आधा से ज़्यादा फॉरेन के होते हैं सिचुएशन, या कुछ तो ऐसे सर्विसेज होंगे जो कि फॉरेन कंट्री से दी जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तरीके से क्या होता है ना कि देयर इज अ केस वेयर इन जो सर्विस रिसिपिएंट होगा उस सिचुएशन में उनका टारगेट होता है इस केस में कि वो क्या करे, वो उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए इंडियन कस्टमर्स को क्या करें, टारगेट कर रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर्ड वेरी केयरफुली। तो उसके लिए
ये इनका प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो, इनके प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि क्या होगा कि इंडियन कस्टमर, लाइक फॉर एग्जांपल अमेजोन.इन पकड़ लो आप, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेजोन.इन में अगर ये होगा तो फिर इसमें क्या होगा, इंडियन कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, और हमारे गुड्स अल्टीमेटली ये गुड्स होगा इंडिया में काफ़ी, ये अल्टीमेटली प्रसिद्ध हो जाए होते हैं, सो पीपल लुक इनटू फॉर दिस पर्टिकुलर गुड्स इन इंडिया। तो इस वजह से मैं www.amazon.in में जाके क्या करवाना चाहूँगा, इसको अल्टीमेटली इसको इस्तेमाल करना चाहिए कहाँ पे, इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जहाँ से वो इंडियन कस्टमर को ये पर्टिकुलर टारगेट किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या होगा, कि उनके प्लेटफॉर्म से ये पहुंचा रहा है अपने प्रोडक्ट को, और टारगेट इंडियन कस्टमर्स को किया जा रहा है, एंड देयरफॉर इन दिस सिचुएशन वॉट एवर द अमाउंट विच इज बीन पेड बाय दिस कंपनी टू अमेजॉन, इन दिस माई एग्जाम्पल, उस पर अमेजॉन को अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, 2% के हिसाब से इक्वलाइजेशनली भी पे करना होगा ऑन द कंसिडरेशन दैट हैज बिन रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट देखोगे, सेल ऑफ डेटा। डेटा आज की टाइम में स्टूडेंट्स किंग है, आपको पता है। आप क्या करते हो, ये व्हाट्सअप के डेटा पकड़ लो, ये सारे डेटा का जो गेम है, फेसबुक में आपने इतने सारे दे दिया, डेटा हाथ में आ गया उनके, अब वो डेटा चाहे तो किसको भी बेच सकते हैं। तो डेटा आज की तारीख में समझ रहे हो ना आप स्टूडेंट, कितना बड़ा एक अल्टीमेट चीज़ होती है। किसको भी अगर एक तरीके का बिजनेस चालू करना है, वो सीधा ऐसे कंपनी उसको अप्रोच करेगा जिसके हाथ में वो रिलेवेंट डेटा मौजूद है, और उसके जरिए क्या करेगा वो, सडनली ऑब्वियसली उसको एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है कि वो एक सीधा मैसेज के जरिए सबको अल्टीमेटली बोले गिफ्ट वाउचर आ गया है, और क्लिक करें, सब पब्लिक पागलों की तरह क्लिक करती है, बस उनको मिल गया वो जो ट्रैक्शन चाहिए होता है कि वो आपके यहाँ पर आए, और गिफ्ट वाउचर के लालच में ही सब लोग आए, और जानने का एक बार मौका मिल जाएगा, और फिर एक बार आ गए तो पकड़ लिया आपको तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से अल्टीमेटली वो करते हैं वो चीज़। तो ये बहुत लोग डेटा बेचने का काम करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, और वो कॉन्टेक्स्ट में भी अगर डेटा बेचा जा रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट और वो डेटा किसका है, ऑफ दी पर सर्विसेज जो हमने ली है वो डेटा की। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे काफ़ी, इंडिया में ही देखो, ये तो चलो नॉन रेसिडेंट की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इंडिया में अगर आप देखो ना, तो अब सीए के फील्ड में ही बहुत लोग देखते हैं कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स का सारा डेटा मुझको चाहिए जो अभी इंटर में पास हो गए, ताकि हम लोग क्या करें, एडवर्टीजमेंट वो कर पाए सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स को। तो डेटा हम लोग खरीदते हैं प्राइमरी, आप लोग कुछ डेटा खरीदते हो उस कॉन्टेस्ट में, और वहाँ पे फिर क्या करते हो, मैसेजेस पे मैसेजेस चले जाते हैं। अलग बात है कि मैं वैसा कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि मेरी कोई मैसेजेस आप देखोगे नहीं कि मैं कोई ऐसा डेटा खरीद के सबको मैसेज से परेशान करता हूँ, वो चीज़ मेरी तरफ से नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी प्रचलन होता है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन है स्टूडेंट, सेल ऑफ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। स्टूडेंट्स इस पे लिखो जल्दी से, एग्जांपल लिखो जल्दी से। अ यूके बेस्ड कंपनी, a UK based company, an e-commerce operator, a UK based company, comma, a UK based company, comma, an e-commerce operator, comma, an e-commerce operator, comma, collects data from an Indian resident person, an Indian resident person, and further sells such data collected to a UAE based company, full stop. In this case, UK based company selling the data
collected from an Indian resident, selling the data collected from an Indian resident will be liable to pay equalization levy at 2% on the amount of consideration received by it from the UAE based company. फुल स्टॉप. ठीक है. अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. हम लोग ये करके जाते हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है कि कब तक पे करना है, तो प्लीज नोट करना. और एक डिफरेंस इनमें है कि 165 में जो होगा, जो पुराना जो इक्वलाइजेशन लेवी जो चल रहा है, वो 7th ऑफ द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ तक वो क्या है, उसको डिडक्ट करके क्या कर देना, पे कर देना है. लेकिन जो 165 ए का है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 2%, और रेट में भी तो फर्क है, आपको पता ही है, तो वो पे कर देना है 7th ऑफ द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द सेट क्वार्टरली के बाद, वो जो क्वार्टर एंड होगा उसके 7वें दिन. लेकिन जो आखिरी क्वार्टर है स्टूडेंट्स, उसको आपको 31 मार्च तक पे कर देना है. आखिरी क्वार्टर को 31 मार्च तक पे कर देगा. नहीं अगर स्टूडेंट्स आप पे कर दो तो आपको पता है कि सबको इंटरेस्ट लगना है एट द रेट ऑफ 1%, isn't it? और ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स इस केस में. तो उस सिचुएशन में जैसे वो एक्सपायर होता है ड्यू डेट, उसके बाद से अल्टीमेटली आपकी इंटरेस्ट चालू हो जाएगी 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ. पेनाल्टी, फिर आपका कुछ पेनाल्टी कितना लगेगा अगर नहीं वो आप करोगे, तो ये देख लो आप लोग. अल्टीमेटली ये सब है ना, एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में. विद दिस नाउ वी कम टू दिस नेक्स्ट वन, 194O स्टूडेंट्स. लीजिए टीडीएस की ऑब्लिगेशन. ये भी नया सेक्शन है 194O. अब टीडीएस काट के पे करना होगा स्टूडेंट. देखो पहली बार ये एक तरीके से अभी तक देखा नहीं गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आपकी मैंने गुड्स या सर्विसेज अगर मैंने सप्लाई की और मुझे फिर आपको पेमेंट करना पड़े, तो मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा. अब आपको लॉजिक सोचना क्यों है, क्योंकि सोचो अमेजॉन जैसे या फ्लिपकार्ट जो भी है, इनके पास लाखों हजारों की तादाद पे इतने सारे वेंडर्स रहते हैं, और सारे जो भी वेंडर का गुड्स बिकेगा तो उन वेंडर्स को ये क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे अपना कमीशन डिडक्ट करके. तो उस समय पे क्या होगा, इन पे अल्टीमेटली टीडीएस की ऑब्लिगेशन बनाई गई है. अब आप पहली बार नोटिस करोगे स्टूडेंट्स कि ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दे विल बी अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस. उसकी लॉजिक एकदम क्लियर है, क्योंकि एक तरीके से हमें ट्रेल मिलेगा. किसका मिलेगा, ट्रेल ऑफ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स जिसको पेमेंट जा रहा है इनके जरिए. तो वही होता है कि भाई पेयर तो एक ही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, लेकिन वेंडर्स अनेक है. तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो सिस्टम के अंदर रिपोर्ट हो जाए, वो ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर रिपोर्ट हो जाए प्राइमरी, ताकि उस पे वो कौन है जो अल्टीमेटली ई कॉमर्स के जरिए अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचना चाह रहा है, ताकि हमें भी तो पता चले. क्योंकि कल तो यही लोग पाए जाएंगे जिसका इनकम होगा, जिसका गुड्स बिक रहा है, कल यही लोग अल्टीमेटली क्या होंगे, यही पूरा मार्केट यही होने वाला है. मार्केट पूरा का पूरा यही होगा, वर्चुअल वर्ल्ड में तब्दीली आएगी. अब गवर्नमेंट नोटिस करना स्टूडेंट्स, कभी भी नोटिस करेंगे आप लोग कि जो फिजिकल मार्केट सिस्टम है उसमें कभी भी ऐसी चीज देखी ही नहीं गई है कि वहां पर एक जो हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई गुड्स पे अगर जो ये तरीके से क्या होगा कि ये गुड्स जो है हमारा, अगर मैं बेच रहा हूं गुड्स, तो बायर जो होगा उस गुड्स का, उसको कभी टीडीएस डिडक्ट तो करना होता नहीं है. ठीक है ना, तो वो तो हमें पता है, ये तो नॉर्मल केस है फिजिकल जो मार्केट हम लोग देखते हैं. लेकिन ई कॉमर्स के अंदर
अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आपको क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि आपके गुड्स को बेच दे या आपके सर्विसेज वो प्रोवाइड करे, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, ऐसे केस में जब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको पेमेंट जाएगा तो फिर टीडीएस की ऑब्लिगेशन बन जाएगी, क्योंकि कल पूरा मार्केट का आपको पता है स्टूडेंट सिर्फ यही होगा, और गवर्नमेंट नहीं खोना चाहती है ये मौका जिस पे गवर्नमेंट को पता चले कि कौन किन किन लोगों का गुड्स बिक रहा है। ठीक है, तो वो इसी तरीके से पता लगा सकता है, और इसी वजह से ये 194O को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया अंडर दी एक्ट। बेहतरीन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये उन्होंने ये एक रिकोर्स रखा है 194O का। तो अगर आप देखोगे रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर, टाइम ऑफ डिडक्शन कब डिडक्ट करोगे, क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट होगा, पार्टिसिपेंट कौन होंगे, जिनके गुड्स या जिनके सर्विसेज लिस्टिंग की जा रही है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। रेट ऑफ टीडीएस अगर आप देखोगे तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल इस पीरियड के बीच में स्टूडेंट। लेकिन आपको तो पता ही कि सारे टीडीएस रेट में स्लैशिंग आ चुकी है कोविड की वजह से, तो ये 0.75%। नाउ एनी पेमेंट मेड बाय whom, मेड बाय अ परचेजर ऑफ गुड्स और recipient of service directly to an e-commerce participant for an sale of the goods or provision of service facilitated by e-commerce operator, facilitated by whom, by e-commerce operator, shall be deemed to be the amount credited or paid to the e-commerce operator। तो उनको TDS उसका काउंट होना चाहिए और वो इंक्लूड होगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कभी कभी होता है ना कि भाई कोई ऐप है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को लिस्टिंग की जा रही है, जैसे वो बिकता है तो आप पे अल्टीमेटली क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस की मैं बात कर लूँ आपको, यहाँ पे होता है ना बहुत सारे जो स्टूडेंट्स कुछ पेन ड्राइव और जी ड्राइव में कभी कभी देखते हैं, तो उनको क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस वो बुकिंग तो वो करते हैं ऐप से, या बुकिंग करते हैं वो अल्टीमेटली वेबसाइट से, ठीक है, और फिर बाद में वो पहुंचा देता है किसके पास, हमारे पास, फाइन। पेमेंट डिटेल्स भी अल्टीमेटली हमारी होती है, कभी कभी तो पेमेंट डिटेल्स उनकी होती है, पेमेंट डिटेल्स हमारी होती है। तो ऐसे केस में सर्विस रिसिपिएंट को पेमेंट दिया जाता है फ्रॉम द कस्टमर्स, और फिर जो भी अल्टीमेट पेमेंट हमें किया जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, और हम अल्टीमेटली वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को अल्टीमेटली पेमेंट करवा देते हैं उनकी कमीशंस जो है। तो ऐसे केस में उसमें भी उनको किनको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सच सेल, तो वो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ इट वुड बी कंसिडर्ड। तो डायरेक्टली प्राइमली कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट अगर कस्टमर हमें भी करता है तो भी प्राइमली उस पे भी क्या होगा, हम ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ऑब्लिगेशन बनेगा कि उस पे उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा ऑन द ग्रॉस अमाउंट चार्ज। अच्छा, ये देखो खतरनाक केस है कि अगर उसने पैन फर्निश नहीं किया तो वुड बी एट द रेट ऑफ 5%, 5% के रेट पे ये जाएगा टीडीएस, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। नो टीडीएस टू बी डिडक्टेड, किस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इफ बिलो कंडीशन सेटिस्फाई नो कंडीशन नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है, इंडिविजुअल है या एचयूएफ, मतलब कि जो रिसिपिएंट, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जिसका गुड्स है या जिसकी सर्विस है वो कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट, एंड पार्टिसिपेंट इज अ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एंड देख रहे हो ये क्यूमुलेटिव कंडीशन है। सो दिस इज क्यूमुलेटिव कंडीशन, लिख दो यहाँ पे क्यूमुलेटिव, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी एक, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्यूमुलेटिव कंडीशन है। सो बिलो कंडीशन सेटिस्फाई नो टीडीएस इफ, पॉइंट नंबर 1, e-commerce participant is individual or HUF and gross amount of sale of goods or services does not exceed rupees 5 lakhs and such e-commerce participant has furnished his PAN and Aadhaar card to e-commerce operator। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा, उस ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ऑन द पेमेंट मेड टू सच इंडिविजुअल एंड HUF दे विल नॉट बी अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस। ठीक है, तो ये बाकी तो स्टूडेंट्स ये चीज़ है। आप लोग एक काम करेंगे, अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप लोग ये 6 सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर से ये देखना, ये कॉन्टेक्स्ट में देर आर 1 एग्जाम्पल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद एक बार इसको जरूर से देखना स्टूडेंट्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल है इस कॉन्टेक्स्ट में,
तो जस्ट गो थ्रू दिस वन विदाउट फेल इन दिस केस। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। और अब यहाँ पर एक सर्कुलर है 17/2020, या अभी रिसेंट सर्कुलर है, ध्यान रखना आने वाला है एग्जामिनेशन में। तो ये 194O को लेके ना, ये पहला वाला पॉइंट 4.2 एट 4.4 क्या है मैं आपको बता देता हूँ सर्कुलर क्या है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना इस सर्कुलर को लेके। अब आप से फॉर एग्जांपल ये आप ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा, से अमेजोन में अल्टीमेटली आप क्या करते हो, वो गुड्स को ये करते हो। जब कोई कस्टमर जाता है ना अमेजोन के उसमें, तो होता क्या, अमेजोन फिर अल्टीमेटली आपको पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट करेगा दूसरे के पेज में से, उसके लिए आपके पास बहुत सारे वो पेज आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में देयर इज यहाँ पे गूगल क्रोम का एक पेज रहेगा जिसको डायरेक्ट करेगा। यहाँ पे देयर आर वेरियस पेजेस विच इज बिन देयर, और वो पेज में जाके क्या होता है, फिर पेमेंट की जाती है। या सिटी बैंक की अपनी गेटवे रहेगी, वहां पे वो पेमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अब इस केस में आप नोटिस करो कि जब मैं पेमेंट के लिए जाता हूं अमेजोन में, अमेजोन मुझे डायरेक्ट कहीं दूसरे के पेज में करता है जहां पे वो पेमेंट सिक्योर होती है। तो सिचुएशन ये है कि फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हुआ यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, क्योंकि जब मैं अमेजोन में जाता हूं तो अमेजोन मुझे डायरेक्ट कहीं और किसी और पेज में करवाता है पेमेंट के समय पे। तो हु इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर इन दिस केस, अमेजोन, या फिर जिस 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 पेज में अमेजोन ने मुझे डायरेक्ट करवाया है वो? आंसर इज इट इज दी अमेजोन। और वो रीजन है इन्होंने दिया है कि ऐसे केस में अमेजोन, अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्वालिफाई होता है एज पर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो फिर उसे ही आप मान के क्या करेंगे, टीडीएस की ऑब्लिगेशन 194 की अमेजोन पे होगी, ना कि वो पेज जहां पे इन्होंने अपने आप को ये क्या किया है, डायरेक्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हो 4.4 में, यहां पे इसमें ये जो प्रोविजन है, आप बोले सर यहाँ पे और एक सेक्शन दिख रहा है, क्या है ये 206C, ये टीसीएस के प्रोविजन है। तो ये 194 और टीसीएस के प्रोविजन जो नए आए हैं, इसका इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर 2020 का है। ये ऐसी ऐसी दिक्कत 194N में भी हुई थी, सेम इशू 194N में भी आया था, लास्ट ईयर की बात है ये। तो वो सिचुएशन यहां पर भी आई है, उसके लिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया क्या है पॉइंट। जैसे कि अभी अभी अपन ने किया यहाँ पे 194 में, अब जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो होगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, उनको 5 लाख के थ्रेशोल्ड पे क्या एग्जामिशन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि यार 5 लाख का थ्रेशोल्ड क्या समझे, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अगर उसने 5 लाख का थ्रेशोल्ड को पार कर दिया है, तो क्या फिर अक्टूबर 1 से लेके जो भी अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें से क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी चालू हो जाएगी टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर 194 हो, या फिर 1 अक्टूबर 2020 से आपको क्या देखना होगा, 5 लाख का लिमिट देखना होगा। क्या लिमिट पूरे साल भर के हिसाब से देखी जाएगी, या 1 अक्टूबर से 2020 से लिमिट 5 लाख की देखी जाएगी? तो क्लैरिफाई कर दिया गया है, पूरे साल भर के लिए क्या है, आपको लिमिट देखनी पड़ेगी। तो अगर तो आपका क्या हो गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक वो 5 लाख का थ्रेशोल्ड को अगर वो पार अगर कर दिया गया है, अगर वो पार हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर उस केस में 1 अक्टूबर से जो पेमेंट होगा, 1 अक्टूबर से जो पेमेंट होगा उस पे स्टूडेंट्स क्या टीडीएस या फिर टीडीएस अंडर 194O क्या एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस। लेकिन ध्यान रखना, नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट, ओनली फॉर द पेमेंट विच हैज बीन क्रेडिटेड और पेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। ठीक है। कोई बोलेगा सर अगर 3 लाख का पेमेंट मुझको मिला है तो फिर 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 3 लाख का पेमेंट मिला है, तो फिर क्या होगा? तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर से आपको क्या देखना होगा, 2 लाख क्रॉस करना चाहिए उसे, और 2 लाख की क्रॉस करने के बाद उसके आगे जो क्रेडिट और पेमेंट होगा उससे क्या हो जाएगा, टीडीएस अंडर 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन गिवन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक 15 अक्टूबर ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली 15 नहीं है वो फर्स्ट ऐसा है ना, फर्स्ट बराबर से फर्स्ट को 15 हो गया वो, तो ये देख रहे हो ये 15 नहीं है, ये फर्स्ट है एक्चुअली, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये सब 1 अक्टूबर है, ये एस, ये 5 का एस, ये सब हो चुका है। तो आप लोग एक बार ध्यान रखना, ये 15 नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल, तो ये 15 अप्रैल लग रहा है, ये उस तरीके से हो गया है।
1 अक्टूबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर था जो कि जरूरी था कि आप लोग को एक बार बता दिया जाए, एंड दैट इज इट। तो हो गया स्टूडेंट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग बस ये क्वेश्चन जरा देख लेना जल्दी से, एंड देन नाउ वी प्रोसीड ऑन द ट्रांसफर प्राइसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ट्रांसफर प्राइसिंग से अब शुरू होगी स्टूडेंट्स अगले वीडियो से। लेट्स स्टार्ट विद दैट देन। थैंक यू वेरी मच।